कार्रवाई अभी भी की जा रही है, उनके विरुद्ध जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, मगर कुर्की जब्ती की कार्रवाई अब क्योंकि क्लियर हुए हैं सारे डिटेल्स तो वो चल रही, तो वो तो एक देखिए कानूनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। दूसरा आपने कहा कि जो केसेस में और इस तरह के मामले आए हैं उसमें भी बहुत से इम्पोर्टेंट मामलों में तो हम लोगों ने चार्जशीट करके केस को ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है, मगर जहां जहां साक्ष्य हैं या इंटरस्टेट रिलेटेड कनेक्शन हैं उन पर जरूर अनुसंधान अभी चल रहा है और उसमें हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए, मगर अब उसमें बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं तो ये जरूर है कि उसमें समय लगता है, बट हमारा पूरा उस पर केंद्रित है हम लोगों का फोकस और उन केसेस को टाइमली उसमें लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए हम लोग इसमें लगे हुए, निरंतर इसकी समीक्षा भी की जा रही है। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इनको भी हम लोग पूरे तय तक पहुंच जाएं और लॉजिकल कंक्लूजन तक हम उसको ले जाएं। जहां तक आपने प्रश्न किया रेमडेसिविर और फेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स या उसके नाम पे ठगी का मामला था, उसमें बहुत से लोगों ने सरेंडर किया है कोर्ट में और उनके आधार पर उन पर चार्जशीट की प्रक्रिया की जा रही है। अभी भी बहुत से लोग फरार हैं, जिसमें जैसा मैंने पहले बताया कि ये भी तार सिर्फ बिहार तक नहीं है, इसमें बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक के ये गैंग्स फैले हुए हैं। तो इन पर हम लोग अपने I4C एक हमारा मीडियम है जो भारत की गृह मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया एक सेंटर है कोऑर्डिनेशन का क्राइम के मामलों में, साइबर क्राइम के मामलों में, उनकी भी हम लोगों ने मदद ली है और कंसर्न स्टेट पुलिस को भी रिक्वेजिशन भेजा गया है। जहां पर भी हमें साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग छुपे हुए हो सकते हैं या जहां पर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जहां इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीज हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और दूसरे राज्यों की पुलिस से भी हम लोग इसमें कोऑपरेशन करेंगे। एक बात सर जो आपसे मेरी बात हुई थी याद है कि आपने कहा था कि दुकानों का लाइसेंस रद्द कराएंगे, जो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो अवैध तरीके से उगाही कर रहे थे कोरोना काल में, उनके लाइसेंस रद्द कराएंगे। क्या आपने IMA को पत्र लिखा और पत्र लिखा तो उसका जवाब क्या आया, क्या कितनों का लाइसेंस आपने रद्द कराया? देखिए, हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स थे उनको तो उसी टाइम सील कर दिया था और सील करने के बाद उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया थी वो की जा रही है। उसकी अद्यतन रिपोर्ट मेरे पास इस समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता, वो मैं आपको शीघ्र लेके बता भी दूंगा। और जो ऐसी दुकानें, देखिए इसमें दुकानों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये अगर आप याद करिए उस समय सारा चीज मोबाइल के जरिए हो रही थी और कुरियर्स के जरिए इसको पहुंचाया जाता था। ये कोई दुकान नहीं खुली थी कि वहां पर लोग जाते थे और दुकान से खरीदते थे, ये थ्रू कुरियर हो रहा था। तो कुरियर्स में हम लोगों ने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया है, बहुत से इंटरमीडिएटरीज का पता किया गया था, मगर उनका कोई ऐसा स्पष्ट साक्ष्य किसी केंद्र, किसी भंडार का मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कहीं से कोई बता नहीं पा रहा है कि वहां खेप आके रखी हुई थी। ये सारे मामले हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हमारा इंटरनल करप्शन था कहीं कहीं सिस्टम में, उसका फायदा उठा के लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। अब इसमें सरकारी गैर सरकारी जो भी हो सकते हैं, तो उस पर जरूर अभी पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उसके साक्ष्य जितने मैक्सिमम मिलने चाहिए वो नहीं मिले, मगर इस पर अनुसंधान हमारा चल रहा है। सर, मनीष कश्यप वाले मामले का आपने जिक्र किया और आपने उसको अपनी उपलब्धियों में गिनाया, लेकिन उस मामले में सर केवल मनीष कश्यप के ही कार्रवाई हुई है, जितना कि अभी तक आप लोगों की स्टेटस रिपोर्ट है। उस मामले में सच तक के जो फाउंडर थे मणि द्विवेदी, जो दूसरे मुख्य अभियुक्त थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नागेश सम्राट एक और आरोपी थे, उनके खिलाफ भी इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं। आपको बताया कि इसमें 8 व्यक्ति अभी तक अरेस्ट हुए जी। इसमें अभी करीब 5-6 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है। ऐसा क्यों लगता है सर, सेलेक्टिव? नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई करता हूँ। सेलेक्टिव का इसमें एक प्रश्न ही नहीं है। देखिए, पुलिस पूरी तत्परता से अपराधियों के पीछे है जिसने कानून तोड़ा। आपको याद होना चाहिए कि ये एक ऐसा मामला था जिसका डिटेक्शन बहुत आसानी से संभव नहीं था। इसमें कोर्ट के भी बहुत से डायरेक्शन समय समय पे आ रहे थे। दूसरा ये था कि इसमें दोनों राज्य इन्वॉल्व थे। बहुत सी फाइंडिंग्स, बहुत से साक्ष्य उनकी तरफ से इकट्ठा हुए, बहुत से बिहार पुलिस के द्वारा इकट्ठा किए गए थे। उनके तार बहुत अन्य जगहों से भी जुड़े हुए थे और एक इसमें कंस्पिरेसी एंगल भी था। तो ये सारी चीजें अभी उसमें ऐसा नहीं है कि इसको हमने बिल्कुल क्लोज करके खत्म कर दिया है केस। जो मुख्य लोग थे जिनकी भूमिका पूरी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट क्लियर थी और जो इसका प्रचार दुष्प्रचार ज्यादा कर रहे थे और जिनके नाम उस समय हमारे पास आए, उन पर तो तुरंत कार्रवाई हुई है।
अब ये अलग बात है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे जो पूछताछ हुई और जो सब्सिक्वेंट छापामारी हुई, जो और हमें साक्ष्य मिले, उसमें बहुत से और नाम आए। कुछ नामों का वेरिफिकेशन भी अभी किया जा रहा है, उन पे और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और जैसा आपने नाम बताया एक व्यक्ति का, मणि का, तो उस पर तो भी हम लोगों की चली रही है कार्रवाई, उस पर अनुसंधान चल रहा है। साइबर क्राइम जिस तरह से पांव पसार रहा है, तो जामताड़ा का जो मॉड्यूल है बिहार के कितने जिलों में काम कर रहा है? देखिए, अब जामताड़ा मॉड्यूल के बहुत आगे बढ़ चुका है मामला। ये पुरानी कहानी अब हो गई है जामताड़ा की। और उस समय जब जामताड़ा मॉड्यूल अपने चरम पे था, तो बिहार के 5 जिले से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जिसमें नवादा, नालंदा, शेखपुरा, पटना और गया थे। मगर आज की डेट में साइबर अपराध किसी भी सीमा या किसी भी राज्य तक सीमित नहीं है। इसमें रोज नए नए तरीके अपराधी अपनाते हैं। कहीं बैंक फ्रॉड्स के आपको रोज नए आयाम मिलेंगे, कहीं सेक्सटॉर्शन के मामलों में आप देखेंगे बाहर से भी बहुत से कॉल्स आते हैं, उनको ट्रेस किया जाता है। कहीं फेक सिम नंबर्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। कहीं लोगों के मोबाइल नंबर्स को उठा लिया जाता है और उनके दिया जाता है हैकिंग, क्लोनिंग। दुनिया के इसमें बहुत से आयाम है। तो अभी सिर्फ ये कहना कि बिहार में जो साइबर क्राइम है वो जामताड़ा मॉड्यूल का रेप्लिका, ये कहना गलत होगा। यहाँ पर बहुत से अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने लोकली